हाँ। तो फिर महादेव भाई, आप जो ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ग्रामीण मतलब क्या क्षेत्र होना की चाहिए या इस टाइम क्या है, लोगों को सोच है नहीं है पढ़ाई के बारे में, क्या कहना चाहते हैं आप? पढ़ाई की तो सोच है। अगर पढ़ाई की सोच नहीं होती बच्चों के अंदर तो इतने सारे स्कूल तो नहीं खुलते ना ग्रामीण क्षेत्रों में, और ख़ासकर प्राइवेट। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी जैसे? हाँ, क्वालिटी का मतलब ये है कि बच्चा बेसिक मैथ के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाता है, बेसिक जनरल नॉलेज उसे नहीं मालूम है। जैसे अगर मैं बहुत सी छोटी छोटी बात बताऊँ, बहुत से ऐसे बच्चे हैं 5 से 8 साल के बच्चे जिन्हें ये नहीं मालूम कि सूरज किस दिशा से निकलता है। अब बच्चों को यही नहीं मालूम है तो वो व्यवहारिक ज्ञान क्या हुआ? हम बच्चों को किताबी ज्ञान दे रहे हैं ना, कि सिर्फ अक्षरों की पहचान करवा रहे हैं। इसी तरीके से बड़े लेवल पर भी ले सकते हैं। अभी जैसे एक थ्योरी है पियरे बोर्दियो की, उनकी थ्योरी है कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की थ्योरी। वो अपनी थ्योरी में बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में एक कल्चरल डिवाइड होता है, मतलब सांस्कृतिक विभाजन होता है। अमीर का बच्चा अमीर ही बनेगा और गरीब का बच्चा गरीब ही कैसे रहता है। तो उसमें वो थ्योरी में ये बताते हैं कि अमीरों के पास संसाधन है अच्छे स्कूलों में भेजने के, क्योंकि वो पैसा रखते हैं, संसाधनों पर उनका हक है। ये चीज़ अमीर गरीब को छोड़ दो। अपने ग्रामीण क्षेत्र में जैसे अपना हाफिजगंज है, इसी हाफिजगंज को ले लेते हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया, मतलब मिडिल क्लास से हाई मिडिल क्लास में आ गए हैं, या फिर जो बिल्कुल गरीब थे वो थोड़ी गरीबी छोड़कर मिडिल क्लास में आ गए हैं। वो अपने बच्चों को तो अच्छी एजुकेशन देना चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर वो अपने गांव के अंदर भेजें या फिर अपने नवाबन क्षेत्र के अंदर स्कूल में भेजें, क्या है एजुकेशन? तुमने भी पढ़ाई की है, तुमने देखा होगा। लेकिन अब तुम जब कंपटीशन लाइन में आए होगे, यूपीएससी की जब प्रिपरेशन तुमने की होगी, तब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि हमें तो वो कुछ पढ़ाया ही नहीं गया। मानोगे इस बात को? तो बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान कहाँ दिया जा रहा है? सिर्फ क्या है, अक्षरों की पहचान करवाई जा रही है। वही की पारंपरिक तरीका जो एक ट्रेडिशनली चला आया है, जो तरीका, वही तरीका चल रहा है। और अभी भी अपना मतलब ग्रामीण क्षेत्र है जो, वो शहरी क्षेत्रों से एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे। मैं यही बता रहा हूँ, मैंने जो बताया पियरे बोर्दियो की जो थ्योरी है। कारण क्या उसके मतलब मेन क्या? इसका मेन नहीं चाहती बच्चों, नहीं पढ़ाना चाहती, बच्चा पढ़ना भी चाहता है, नहीं है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। मतलब रिसोर्सेज भी नहीं कह सकते, मैं ये कहूँगा कि जो स्कूल हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, वो नैतिक नहीं है। वो बच्चों के माँ बाप से पूरी फीस लेते हैं। जो भी उनने एडवर्टाइजमेंट किया उसमें कुछ चीज़ें तो बताई होंगी ना, उन चीज़ों को पूरा फुलफिल क्यों नहीं करते? भाई तुमने बताया कि हमारे यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, भाई तुमने बोल तो दिया, लेकिन क्या देते हो तुम उसे? भाई सबसे मेन चीज़ यहाँ पर भी है, प्राइवेट स्कूलों में जो फीस जाती है बच्चों की 12 महीने की जाती है, यही मानोगे? टीचर्स को कितने महीने की मिलती है? 11 महीने की। मैंने काफ़ी टीचर से बात की है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। यहाँ पर वो पैसा जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, उसी पैसे को बच्चों के लिए क्वालिटी नहीं दे सकते क्या? टीचर्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देता है मैनेजमेंट स्कूल का या फिर उसके चलाने वाले, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। गरीब लोग अपने बच्चों को मेहनत करके पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास भेज रहे हैं, तुम्हें इज्जत भी दे रहे हैं, लेकिन तुम्हारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, समाज के लिए कोई जिम्मेदारी है या नहीं है इनकी? अपने यहाँ लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई से सिर्फ नौकरी मिलती है, पर असल में पढ़ाई की वैल्यू क्या है? मैं मतलब लाइफ में जैसे अपने यहाँ लोग हैं जो कहते हैं कि वो पढ़ गया है उसकी नौकरी नहीं, तो उसे बेकार मानते हैं। तो आपके हिसाब से पढ़ाई आदमी की जिंदगी में क्या वैल्यू रखती है? इस चीज़ को मैं अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करके देखूंगा। जैसे दरअसल मैंने खुद भी पढ़ाई की, और जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र अपना गांव का है, जो बहुत कम ही लोगों ने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरी लाइन में ही बहुत से लोगों ने छोड़ दिए थे। उसका मेन कारण पता है क्या है? इंडिया में खासकर, ये ऐसा नहीं शहर होगा, इंडिया के अंदर क्या है, यहाँ पर नौकरी ही मेन चीज़ है, क्योंकि रोजगार इतना है नहीं। और हमारी संस्कृति भी क्या होती जा रही है? भौतिकवादी हर चीज़ में पैसे को जोड़ना और कामयाबी को जोड़ना। शिक्षा सिर्फ नौकरी या फिर कारोबार इसी को लेकर नहीं होती है। ये तो सिर्फ और सिर्फ अगर ये तुम्हारा कामयाब होगा तुमसे, तो ये बाई प्रोडक्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ टॉपिक अगर मैं 3-4 लूँ, तो शिक्षा की मेन चीज़ होनी चाहिए तार्किक। बच्चा अंधभक्त ना हो, सोच समझ के बात करे। दूसरा, वो सही फैसले लेने की क्षमता रखे और हिम्मत रखे कि मैं सच बोल पाऊँ 4 लोगों में।
उसके साथ साथ शिक्षा कॉन्फिडेंस भी देती है। इस चीज़ को मैं खुद महसूस करता हूँ। जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था, ग्रेजुएशन तो मैंने भी किया था ना, बिल्कुल लाइन अलग थी। जब मैं इस लाइन में आया अपनी कंपटीशन लाइन में, और जब मैंने मेन प्रिपरेशन शुरू की, तब मुझे पता लगा मैंने जो पढ़ा है वो तो कुछ है ही नहीं। मुझे किताबों में जो पढ़ाया गया, स्कूलों में पढ़ाया क्या गया, उन्हें पढ़ाया थोड़ी नहीं, उन्होंने अक्षरों की पहचान कर दी। अगर उन्होंने मुझे पढ़ाया होता तो मैं वही तैयारी कर रहा हूँ जो कक्षा 6 से 12 तक मैंने की थी। हाँ, जैसे हम मतलब कोई NCERT, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हाँ, तैयारी करते हैं, वही पढ़ाते हैं सारा का वही पेपर में किताबें होती हैं वो 6 से 12 तक NCERT आती है, वो सरकारी किताबों की आती है, आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारे यहाँ के स्कूल क्या कर रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं और ड्रेस बेच रहे हैं। क्या बच्चों को पढ़ाते हैं? अरे प्राइवेट किताब तुम क्यों छपवा रहे, प्रिंट क्यों करवा रहे? सरकारी किताब पढ़ाओ ना। यहाँ तक कि कोई भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है कंपटीशन लेवल में, यूपीएससी लेवल में भी, तो वहां पर भी अगर ऑथेंटिक किताब मांगनी जाएगी तो एनसीईआरटी या कोई ऑथेंटिक किताब ही तुम्हें चाहिए होगी, तो तुम अपनी किताब क्यों प्रिंट करवाते हो? तुम उसके रेट ज़्यादा ले रहे हैं ना। तो और इनका क्या होता है, एक ही दुकान से सारा का सारा सामान मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगी और सब बिजनेस है ना। इनकी नैतिकता कहाँ बची? टीचर्स हैं, उनके पास जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनके कुछ नियम कानून है। उन्होंने बताया है कि एक टीचर पर 30 से 35 बच्चे होने चाहिए, एक एवरेज है। अब तुमने अपने यहाँ पर स्कूलों में देखा होगा कि एक टीचर पर आधे घंटे के अंदर अंदर 40, 50, 100 बच्चे हैं। अगर बच्चों को, जैसे तुम कह रहे हैं कि पढ़ाई का बच्चों को शौक नहीं है, माँ बाप नहीं भेजते, तो ये खुद बताओ कि क्या 30, 40 की जगह 60, 70, 80, 90, 100 बच्चे होते हैं स्कूल में? एक दो ही तो होते हैं ना। इसका मतलब क्या है, माँ बाप भेजना चाहते हैं, बच्चे पढ़ना चाहते हैं। स्कूल का जो मैनेजमेंट है, जो स्कूल चलाने वाले हैं, वो सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, ना ही क्वालिटी पर ध्यान देते हैं और ना ही टीचर्स ट्रेनिंग पर ध्यान देते हैं। आपके हिसाब से किस टाइप की एजुकेशन होनी चाहिए, आपकी क्या सुविधा होनी चाहिए आज के टाइम में जो बच्चे को सही तरीके से डेवलप? अच्छा मैं बताऊं, मेरे हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में जो दुनिया है वो ग्लोबल विलेज बन चुकी है। ग्लोबल विलेज का मतलब क्या है, पूरी दुनिया आज जुड़ चुकी है। अब से 30 साल पहले, 40 साल पहले बच्चे को अगर तुम अमेरिका के बारे में बताते हो उसे नहीं मालूम होता, लेकिन आज बच्चा इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। छोटे से छोटा बच्चा जब वो देखता है, वो अमेरिका के बारे में, इंग्लैंड के बारे में, या फिर ब्रिटेन के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, या फिर वो श्रीलंका के बारे में, अफ्रीकी देशों के बारे में कुछ ना कुछ जानता है। वो वहाँ के बारे में जब जानता है तो तुम्हें उसके बारे में भी तो बताना होगा ना। तो व्यावहारिक शिक्षा होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के स्तर या फिर मानक होने चाहिए। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो सरकार इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हमारे टीचर्स बताते हैं या हमारे जो स्कूल बताते हैं? अभी हाल ही में जो विकसित भारत का सपना है 2047 तक हमारी गवर्नमेंट का या फिर भारत सरकार का, पूरे देश का ही मान सकते हैं, इसे हम किसी एक पर क्रेडिट नहीं देते हैं, तब पूरे देश का सपना है। अभी बिल्डाथॉन हुई थी, विकसित भारत बिल्डाथॉन। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में तुमने क्या सुना कि किसी स्कूल में दिखाया गया उसे? यूट्यूब पर वो लाइव आई थी, किसी ने नहीं दिखाया। अब जो शहर के बच्चे वो तैयारी कर रहे हैं उसकी, हमारे ग्रामीण बच्चे तो पिछड़ जाएंगे ना। अब इनके माँ बाप अब कहते हैं कि इनके माँ बाप को नहीं मालूम, उनके माँ बाप को नहीं मालूम है, तो स्कूल वालों की भी तो जिम्मेदारी है भाई। उनके के पास जितना था उन्हें नहीं आता था, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं की, उनने अपने बच्चों को तुम्हारे पास हवाले कर दिया, किसी भरोसे पर तो कर दिया है। टीचरों की जिम्मेदारी, टीचर्स की जिम्मेदारी है, उस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मतलब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें मेरा मानना यह है कि इंग्लिश में जो एग्जाम हम देते हैं तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये बिल्कुल सही है। इसका मेन कारण क्या होगा कि मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ, हिंदी में ही सारी तैयारी करता हूँ, हिंदी में ही पेपर देता हूँ, लेकिन हिंदी के कुछ प्योर शुद्ध शब्द हैं जो वो इतने कठिन है जो मैंने आज तक पढ़े नहीं होते, और एग्जाम में जो हिंदी आती है ना वो गूगल से ट्रांसलेट करके आती है। ज़्यादातर मैंने ये देखा है पेपर इंग्लिश में ही तैयार होता है, और इंग्लिश के शब्द को पढ़ने के बाद में मैं करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, ना ही मैं किसी से कन्वर्जेशन कर सकता हूँ, हालांकि मैं समझ लेता हूँ कि हाँ क्यों, क्योंकि मैंने बार बार पढ़ाई की। स्कूल में अगर इतना बेसिक बेहतरीन करवाया गया होता तो शायद मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती, और कन्वर्जेशन तो करवाया नहीं जाता है। हमारे यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल बोले जाते हैं वहाँ पर किसी भी बच्चे को अगर मैं माइक थमा दूँ इंग्लिश में 10 लाइनें नहीं बोल पाएगा। और जो हमारे समाज के लीडर हैं, उन्हें अगर माइक थमा दिया जाए तो शायद ही मुझे लगता है कि, या फिर 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते, 10 सेकेंड के बाद भी ऐसी है कि हो सकता है उनके हाथ कांपने लगे, या फिर माइक जब वो पकड़ेंगे तो उनके हाथ पे पसीना आ जाए, पसीजते हैं जो हाथ वैसा हो जाए। और हमारे यहाँ पर कुछ ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, बैक सीट ड्राइवर भी बहुत होते हैं,
बैक सीट ड्राइवर का मतलब समझते ही होंगे आप। बताएं आप बताएं। हाँ, मतलब बैक सीट ड्राइवर का मतलब ऐसा होता है जैसे चौराहे पर बैठा हुआ इंसान होगा, अब उसे उस क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं है। जैसे अगर मैं ही मान लूँ, मैं किसी मकान, जैसे राजमिस्त्री होते हैं या फिर अपने यहाँ पर कोई मोटर मैकेनिक का काम करने वाला है या फिर कोई ड्राइवर है, कोई बिजनेसमैन है, अगर मैं उस लाइन में नहीं हूँ फिर भी मैं उसे एडवाइस दूँ, इसे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि बिना फालतू की एडवाइस दें। जैसे तुम्हें चौराहों पर मिल जाए कि ये नहीं होता, जैसे बहुत से लोग कहते हैं पढ़ाई करके क्या होगा, पढ़ाई लेकर के क्या होगा, पढ़ाई करके क्या होगा, अगर ये वही इंसान कहेगा जिसने पढ़ाई सही से नहीं की है। जिस इंसान, जैसे मैं खुद देखता हूँ कि मेरे अंदर कितना परिवर्तन आया है 2020 लॉकडाउन जब हुआ था, उसके बाद से जब मैंने तो पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी, तैयारी भाई कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर पेपर भी निकले और बहुत सी चीज़ें हैं, सभी ज़्यादातर लोगों को मालूम भी हैं अपने जो टच में है। लेकिन जब मैंने अपनी मेन प्रिपरेशन जो मेरी थी उसकी तरफ जब मैंने मूव किया, तब मुझे पता चला कि यार पढ़ाई है क्या, और अपने अंदर बदलाव आए और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि मैं आज के टाइम में, आज की जनरेशन में हूँ। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी जो है ना, कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ भेदभाव कर रही है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट इंडिया में दुनिया से सबसे ज़्यादा सस्ता है। तुम जब दिन रात ऐसे करके चलाते हो, या फिर वो क्या बोलते हैं, मैं तो जैसे चलाता हूँ रील्स वगैरह देखते हो, तुम कुछ इस्तेमाल ऐसा भी तो कर सकते हो। जैसे कई अच्छे हैं, जैसे कि रवीश कुमार है, वो अच्छा बोलते हैं और उनका स्वभाव भी बहुत शांत है। और सबसे मेन चीज़ मुझे उनकी क्या पसंद आई, उनकी अगर गलती होती है तो वो माफ़ी मांगते हैं, उसे करेक्ट करते हैं। कुछ अपने यहाँ पर ऐसे चैनल्स भी हैं जिनने बोल दिया, जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ लोगों ने नोटबंदी के टाइम पर 2000 के नोट में चिप बोली थी, क्या वो 2000 के नोट में अब चिप कहाँ गई? तो ऐसे, अब उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी, तो ऐसे लोगों से क्या फ़ायदा। तो कुछ ऐसे लोग भी हमें पसंद करने होते हैं, और ये चीज़ भ्रम भी बहुत करती है, इंसान को बहका भी सकती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। स्कूल में या फिर हमारे घर के अंदर हमें पता होता है कि हमें गलत या सही अगर हम करेंगे, तब हमारे घर वाले हमें बताने वाले क्या सही है क्या गलत है, या स्कूल में टीचर्स। लेकिन अगर इंटरनेट पर तुम सर्च कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हें खुद ही डिसाइड करना है। तो कई बार तुम गलत सोर्सेस जो हैं वो भी चुन सकते हो।